हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू 7th पार्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी क्लास। तो आज हम इस वीडियो में टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम पढ़ने से पहले हम पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस क्या होता है जान लेते हैं। ए सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 E3 अप टू En इज सेड टू बी पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस एस इफ EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई, E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू union En equal to S, that is your sample space, and third bit is your probability of EI is greater than 0 for all I is equal to 1 2 3 up to n। देखिए इस सेट ऑफ इवेंट्स है ना, कोई भी सैम्पल स्पेस का इवेंट रहता है, जैसे कि E1 E2 करके लेते हैं ना हम लोग, तो वही इस सेट ऑफ इवेंट्स E1 E2 E3 अप टू En इज सेट टू बी पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस। ये जो है पार्टीशन ऑफ सैम्पल स्पेस कहलाता है। कब? इफ E1 इज इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई, मतलब E1 एंड EJ दोनों डिसजॉइंट सेट होगा, तब जाके ये पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहलाएगा। इसका पहला नंबर कंडीशन है। ठीक है, एंड दूसरा E1 यूनियन E2 यूनियन E3 अप टू यूनियन En इज इक्वल टू सैंपल स्पेस होना चाहिए, मतलब इन लोगों का समेशन क्या आना चाहिए, सैंपल स्पेस। ठीक है, तो इसका तीसरा कंडीशन देखिए, probability of EI is always greater than 0 where I is your 1 2 3 up to n। जब ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब आपका पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस कहलाएगा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस हम आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम को प्रूव करेंगे, फिर इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे। समझ में आ गया ना? तो देखिए टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, लेट E1 E2 अप टू En बी ए पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस। ओके, एस फॉर ऑल, ये होता है आपका फॉर ऑल का सिंबल। फॉर ऑल को जैसे लिखते हैं ऐसे सिंबल वाइज भी लिख सकते हैं इसको। I इक्वल टू 1 2 to n, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इज ग्रेटर देन 0, लेट A बी एन इवेंट एसोसिएट विथ S, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E has already occurred प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 into P प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E2 has already occurred up to प्रोबेबिलिटी ऑफ En प्रोबेबिलिटी ऑफ En है जो ऑलरेडी अकर। तो ये होता है इसका फॉर्मूला टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम। इसको लेके हम आगे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये इतना जो है इसको हम शॉर्ट वे में कैसे लिख सकते हैं, ये सब प्लस होके है ना, इसलिए इसको हम समेशन करके लिख सकते हैं। दैट इज J इज इक्वल टू 1 to n प्रोबेबिलिटी ऑफ EJ into probability of A when EJ has already occurred, है ना, इसको ऐसे करके लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का फॉर्मूला। तो इसका हम प्रूफ देखेंगे। समझ में आया? देखो, सिंस E1 E2 En ये पार्टीशन है ना, एक सैंपल स्पेस का। आफ्टर दैट EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई, है ना, पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस जो तीन कंडीशन होता है जो सेटिस्फाई करता है। तो पहला कंडीशन ये होता है उसका EI इंटरसेक्शन EJ इज इक्वल टू फाई एंड E1 यूनियन E2 अप टू यूनियन En इज इक्वल टू S, ये इसका दूसरा कंडीशन है। तो पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का दो कंडीशन है टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ थ्योरम को प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर ले लिए। ओके, नाउ A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S। ठीक है, अब देखिए A को हम A इंटरसेक्शन S करके लिख सकते हैं, क्योंकि A इंटरसेक्शन S का S आपस S जो है अगर आपका पूरा सैंपल स्पेस है ना, तो ये इसका एक सबसेट है। ठीक है, तो इन दोनों का जब इंटरसेक्शन कर देंगे तो ये छोटा वाला सबसेट ही होगा ना, कि दोनों में से कॉमन कौन ही होगा, A ही होगा। तो A करके इसको लिख सकते हैं ऐसे। देखिए इधर लेट A विद द इवेंट एसोसिएट विथ S। ओके, सो इसके अकॉर्डिंग हम ये लिए A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन S करके। ठीक है, तो देखिए आफ्टर दैट A को इधर लिखो, आफ्टर दैट इंटरसेक्शन करके S को हम लिख सकते हैं E1 यूनियन E2 यूनियन En अप टू यूनियन En करके, क्योंकि हम सेकेंड केस में पढ़ा था क्या, कि इन पार्टीशन ऑफ सैंपल स्पेस का एडिशन सैंपल स्पेस हो जाता है ना। तो इसका जगह हम ये लिख सकते हैं। आफ्टर दैट A इज इक्वल टू A इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन E1 यूनियन A इंटरसेक्शन E2 यूनियन A इंटरसेक्शन En।
ऐसे करके लिख सकते हैं। देखिए, इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट देन वी कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, तो इसको हम इसके अकॉर्डिंग ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन E2 प्लस अप टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन En। देखिए, यहाँ पर इन दोनों का कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, यहाँ भी कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है ना, तो इन दोनों क्या हो गया, डिसजॉइंट सेट हो गया, है कि नहीं। अगर इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, ओके, यहाँ पर देखिए 5 है ना, अगर ये इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है तो ये आपका डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। तो इसको अगर ये इन दोनों ऐसे डिसजॉइंट सेट हो गया तो हम इसको ऐसे करके भी सेट में पढ़े थे कि ऐसे करके लिख सकते हैं करके। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन E1 को प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर करके लिख सकते हैं, क्योंकि हमको पहले पता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम ऐसे करके अरेंज करके लिखते थे। अगर ये इस तरफ आ गया तो इन दोनों मल्टीप्लाई होके यहाँ पर लिखेंगे, है ना। तो वही अकॉर्डिंग टू वैसे ही हम ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन E2 को भी ऐसे करके लिख दिए थे। तो ये आपका प्रूफ हो गया टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। अब देखिए बेस थ्योरम, अब इसको लेकर हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज में। अब बेस थ्योरम पे आते हैं, लाइक E1 E2 आपका बेस थ्योरम, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और आपका आगे एक आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपका 6 मार्क क्वेश्चन में आ जाता है बेटा। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तो मोस्ट है आना, ओके। तो देखिए वो भी 6 मार्क में, लेट E1 E2 En be the partition of sample space S, that is E1 intersection EJ is equal to 5 where I and J is your 1 to n and S equal to E1 union E2 union En. P of EI is greater than 0 and A is any event of non-zero probability, then probability of EI when A has already occurred, P of EI probability of A when EI has already occurred divided by this, okay। तो इसको हम प्रूव करेंगे। देखिए ये आपका प्रोबेबिलिटी, ये आपका बेस थ्योरम का क्या है, फॉर्मूला है, नोट इट डाउन, ओके। ये आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, बाय कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी नो दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई और ई बाय ए हम कैसे लिखते थे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए वन बी हैज ऑलरेडी अकर्ड इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिखते थे। तो ऐसे करके अरेंज कर सकते हैं इसको, है ना। अकॉर्डिंग टू दिस बेस थ्योरम ई आई करके लिख सकते हैं बी की जगह। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हम क्या फाइंड किए थे बेटा, इधर ये फाइंड किए थे ना टोटल बेस थ्योरम, तो इसको हम क्या करेंगे, नीचे लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए की जगह, ठीक है। और हम क्या जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई क्या होता है, यही ना, अकॉर्डिंग टू दिस। तो ये आपका प्रूव हो गया, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई आई व्हेन ए हैज ऑलरेडी अकर्ड, ओके। तो ये हो गया आपका बेस थ्योरम का फॉर्मूला। तो इसको भी लेके हम आगे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। अब आते हैं एक्सरसाइज 6C पे। देयर आर 3 बैग्स B1 B2 B3 हैविंग, देखिए प्रोबेबिलिटी में ऐसे इतना क्वेश्चन होता है ना कि कहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ऐसे कन्फ्यूजन आता है। आप अगर प्रैक्टिस करते रहिएगा, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, तब खुद ब खुद पता चल जाता है कि हमको कहाँ कौन सा, यहाँ पर बेस थ्योरम पुट करना है, यहाँ पर टोटल प्रोबेबिलिटी करना है, या कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आएगा, या इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज होगा। करते करते ही समझ में आएगा, ठीक है। देयर आर 3 बैग B1 B2 B3 हैविंग 4 white 5 black 3 white 5 black and 5 white 2 black balls. A bag is chosen at random and a ball is drawn from it. Find the probability that the ball is white. 3 बैग है B1 B2 B3 करके, ठीक है। तो पहला वाला बैग जो है वाइट, 4 वाइट, ठीक है। फर्स्ट बैग कंटेन करता है 4 वाइट
एंड 5 ब्लैक। ओके, तो दूसरा वाला बैग कंटेन करता है 3 वाइट, पहला वाला 4 वाइट 5 ब्लैक, दूसरा वाला 3 वाइट 5 ब्लैक एंड तीसरा वाला 5 वाइट 2 ब्लैक। कंटेन करता है ए बैग इज चूजन एट रैंडम, कोई भी एक तीनों में से चूज किया गया एंड ए बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम इट, और एक बॉल ड्रॉन किया गया है। कोई भी तीनों में से एक बैग को आप चूज किए और एक बॉल को आप रैंडमली थ्रो किए। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज वाइट, मतलब कितना चांसेस है कि वो बॉल वाइट ही होगा। ठीक है, तो ये आपका वाइट ही कंडीशन है, तीनों बैग में से वाइट ही निकलना चाहिए। कोई भी एक भी रैंडमली बैग तीनों में से आप जब चूज करोगे, है ना। तो देखिए हम ले जाएंगे पार्टीशन, है ना, इवेंट जो है आपका E1 ले जाएंगे, द सिलेक्टेड बैग इज B1। ठीक है, E2 ले जाएंगे, द सिलेक्टेड बैग इज B2। E3 ले जाएंगे, सिलेक्टेड बैग इज B3। हमको नहीं पता ना कि कौन सा बैग हम चूज किए, क्योंकि हम रैंडमली पिकअप किए हैं तीनों बैग को, और वो तीनों बैग से जो रैंडमली पिकअप किए हैं वही में से एक वाइट बॉल आना चाहिए। अगर तीनों में से कोई भी बैग से अगर बॉल निकालेंगे तो वही है क्वेश्चन। तो ए क्या हो जाएगा आपका, बॉल ड्रॉन इज वाइट, है ना, क्योंकि हमको ए ऑलरेडी पता है कि वो जो आएगा बॉल वो ना वाइट ही होना चाहिए, है ना। तो देखिए मतलब फाइंड द प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है क्या, कि बॉल इज वाइट ही होना चाहिए। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या होगा, क्योंकि हम E1 1/3 क्यों हुआ कि टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है ना ये, और ये फेवरेबल ऑफ आउटकम्स है। तो टोटल बैग कितना है आपका, तीनों बैग में से ना चूज करना है तो हम क्या लेंगे, 3 लेंगे। ओके, और कोई भी एक क्या है बैग चूज करना है तो ये आपका 1 हो जाएगा। वैसे E2 क्या होगा, 1/3 यही भी होगा, तीनों बैग से चूज करना है, और E3 भी 1/3 होगा। समझ में आया। देखिए सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A when E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, अब लेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A क्या है आपका, देखिए बॉल ड्रॉन इज वाइट है ना, बॉल ड्रॉन इज वाइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A जो है बॉल ड्रॉन इज वाइट है, मतलब E1 क्या है आपका, सिलेक्टेड बैग इज B1 है। तो B1 बैग में B1 मतलब फास्ट बैग है, 4 वाइट और 5 ब्लैक था, तो हमको वाइट मांगा है तो 4 ना लेंगे, सो दैट इज 4 डिवाइडेड बाय 9। समझ में आया। फिर देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, ये आपका क्या आ जाएगा, E2 कौन सा है, यही है, तो 3 वाइट है, 3 में से हमको चूज करना होगा, 3 डिवाइडेड बाय 8, क्योंकि देखिए टोटल को हम यहाँ निकलेंगे, नीचे लिखेंगे ना, 3 + 5 = 8, जैसे 4 + 5 = 9 इधर लिखे, है ना। प्रोबेबिलिटी किसी भी चीज़ का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो उसका हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स लेते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ लिए। समझ में आया। आफ्टर दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E3 हैज ऑलरेडी अकर्ड, दैट इज 5 वाइट है, 5 को वाइट को ही ना चूज करना है हमको, तो इसलिए 5 डिवाइड बाय 5 + 2 आपका 7। समझ में आ गया बेटा। अब आते हैं हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम में हम उसको पुट कर देते हैं, है ना बेटा। तो देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ A = जो है फॉर्मूला लिख दिए इधर, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड था ना, 3 बैग को हमको 3 जो बैग है वही में से हमको चूज करना था, तो हम 3 ही इवेंट्स लिए, है ना। तो जो निकला है आप इधर पुट कर देंगे, तो ये निकल आएगा कि वाइट बॉल होने का चांसेस जो रैंडमली बैग 3 पिकअप किए थे इसका यही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, देयर आर 25 गर्ल्स एंड 15 बॉयज इन ए क्लास। 25 गर्ल है, 15 बॉयज है। ओके, क्लास 11 में। अब आपके क्लास में क्या है, आप लोग 12th हो ना, देखिए 30 बॉयज है और 20 गर्ल्स है आपके क्लासरूम में। ये आपका जूनियर वाला है, ये आप लोग हो, ठीक है। ये 25, 15, ये 30, 20।
इफ स्टूडेंट चूजन फ्रॉम ए क्लास, ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट चूज किया गया क्लास में से, सिलेक्टेड एट रैंडम, ना 12th में से ना 11th में से, सिलेक्टेड एट रैंडम किया गया चूज एक स्टूडेंट, हैपन टू बी ए बॉय, ओके, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज बीन चूजन फ्रॉम क्लास 12। समझ में आएगा? 11th क्लास है, 12th क्लास है बेटा, ठीक है, रैंडमली एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया गया है और कितना चांस है वो क्लास 12 मतलब आप ही लोग का क्लासमेट होगा और वो बॉय होगा। इसका हम क्या निकालेंगे? प्रोबेबिलिटी। ओके, देखिए जब दो इवेंट दे रहा है ना तब का टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम ही यूज हो रहा है। E1 तो स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम क्लास 11 एंड हियर क्लास 12। ओके, तो स्टूडेंट क्या होना चाहिए? बॉय होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा? 1/2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमको पढ़ाए थे, अब जब रिसेंटली पढ़ाए था है ना, दो ही लोग हैं E1 E2, दोनों में से चूज करना है और वो एक जो होगा बॉय होगा, एक ही को चूज करना है, तो दोनों का चांसेस क्या होगा? 1/2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, तो E1 क्या है आपका? स्टूडेंट इज चूजन फ्रॉम क्लास 11th। क्लास 11 में बॉयज कितना थे? क्योंकि हमको बॉयज का निकालना है, तो बॉयज थे आप 15 थे, है ना, 25, 15, 30, 20, 25, 13, 20। ओके, सॉरी ये गर्ल्स बॉय, गर्ल्स बॉयज, तो 15 डिवाइड बाय इन दोनों को ऐड कर कितना होगा? 40, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड कितना है? यहाँ पर हमको बॉयज का ही निकालना है, क्योंकि द स्टूडेंट इज बॉय बोल के लिखा हुआ है, हम शायद उल्टा लिख दे इधर। ये आपका 30 है, ये आपका 20 है। ओके, देख लेते हैं फिर भी। यस, 30 बॉय है। तो इन दोनों का ऐड कर दो, कितना होगा? 50 होगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड ये निकल गया और ये E2 ऑलरेडी अकर्ड वाला ये निकल गया। वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैज अकर्ड बाय बेयस थ्योरम। ठीक है, तो आपका बेयस थ्योरम क्या कहता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ था ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड करके था, तो हमको क्या निकालना होगा इधर? वी फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन A हैज ऑलरेडी अकर्ड। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में हमको क्या कहा था? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही हैज बीन चूजन फ्रॉम क्लास 12, है कि नहीं। यहाँ पर बॉल का क्वेश्चन में बॉल का पूछा था, ना ही बैग का, है कि नहीं। इवेंट में से नहीं पूछा था, ये जो इवेंट है ना, इवेंट E2 E3 करके लिए थे, ये बॉल के अंदर जो था उसको पूछा था। यहाँ पर क्या पूछा? देखिए यहाँ पर क्लास के अंदर जो बच्चे हैं वही ना पूछ के क्लास कौन सा है पूछा है ना। तो इसके लिए देखिए इसका फॉर्मूला आ जाएगा आपका टोटल बेयस थ्योरम, सॉरी बेयस थ्योरम विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A। देखिए तो हमको पूछ लिया है ना कि क्लास 12th में ही कितना है ना, तो ये E2 का कंडीशन है। अब समझ में आया क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्लास 12 का ही पूछा है आपको, है ही नहीं। तो क्लास 12 में कौन है? E2। तो कितना पॉसिबिलिटी है कि वो बॉय जो निकला ना दोनों क्लास में से, तो वो 12 क्लास का ही होगा और बॉय ही होगा। तो ये E2 को हमको निकालना है ना। तो हम इधर क्या बेयस थ्योरम यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू बेयस थ्योरम फॉर्मूला लिख दिए हम, और जो हम यहाँ पर निकाले हैं E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन E2 हैज ऑलरेडी अकर्ड, जो है हम इधर पुट कर देंगे, तो जो निकल के आएगा ये होगा ये क्वेश्चन का आंसर। समझ में आया? ओके, बातें हैं क्वेश्चन नंबर 3। आउट ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन इन ए विलेज 50% आर फार्मर। ठीक है, 50 फार्मर है, 30 बिजनेसमैन
20 service holder. It is known that 10% of the farmer, 20% of the business holder, 50% of service holder are above poverty line. ठीक है. What is the probability that a member chosen from any one of the adult population selected random is above poverty line? क्वेश्चन खुद समझ कर देखिए. ओके, क्या कहा गया है क्वेश्चन में. तो हम पहले E1 E2 E3 करके जो जो एडल्ट पॉपुलेशन है ले जाते हैं. दैट इज E1 को लिए फार्मर, E2 को बिजनेसमैन और E3 को सर्विस होल्डर. सो ए क्या है आपका, द पर्सन इज अबव पॉवर्टी लाइन, पॉवर्टी लाइन से ऊपर है. ओके, ये सब क्या थे कि कहा गया, इट इज़ नोन दैट 10% ऑफ फार्मर एंड 20% ऑफ बिजनेस होल्डर एंड 50% सर्विस होल्डर आर अबव पॉवर्टी लाइन है बोल रहे हैं. ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन कहा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ए मेंबर चूजन फ्रॉम एनी वन ऑफ द एडल्ट पॉपुलेशन सिलेक्टेड एंड रैंडम इज अबव पॉवर्टी लाइन. ओके, देखिए तो हमारा ए क्या आएगा, द पर्सन इज अबव पॉवर्टी लाइन. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या हो जाएगा आपका, फार्मर है दैट इज 50 डिवाइड बाय परसेंटेज को हमेशा 100 में से कैलकुलेट करते हैं, इसलिए इसका टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल आउटकम्स हो जाएगा 100. ठीक है, तो दैट इज 50/100 इज योर 5/10. इसका 30% था बिजनेसमैन का, सो ये 30/100 है, 3/10. और ये E3 हो गया 2/20 क्योंकि ये 20% में से है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 क्या आ जाएगा आपका, ए क्या है, अबव पॉवर्टी लाइन है. तो आपका कहाँ गया, 10% दिया गया ना. इट इज़ नोन दैट 10% से निकालना है, दैट इज 10 डिवाइड बाई 100. और E2 में क्या है, 20 है, तो 20/100. एंड आपका फार्मर चला गया, फिर आपका आ गया, सॉरी बिजनेसमैन गया, अब आपका आ गया सर्विस होल्डर, दैट इज 50/100. ओके, सो बाय द टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम above poverty line is probability of A, probability of E1. ये बस सिंपली पूछा गया है, तो हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम है ना. तो जो दिया गया है गिवन दिख जा रहा है हमको, क्या क्या गिवन है वही पुट कर देना और आपका क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 21%. ओके बेटा, take the data of the question number 3. If a member from any one of the adult population of the village chosen at random happen to the above poverty line, then estimate the probability that he is a farmer. वही जैसे हम पहले टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकाले, फिर जाके क्या निकाले, बेस थ्योरम का निकाले. इसका टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम निकाले, अब इसका बेस थ्योरम निकालोगे. तो क्या है उसका योग, क्या है कि वो जो एबव पॉवर्टी लाइन जो होगा ना वो फार्मर है करके बोला है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फार्मर ही इज अबव पॉवर्टी लाइन. तो इसका क्या हो जाएगा, फार्मर को हम E1 करके लिए थे, दैट इज E1 1A है ऑलरेडी अकर. सो इसका बाय बेस थ्योरम अकेले का है ना, ये अकेले फार्मर का, तो इसका फॉर्मूला ये आ जाएगा बेस थ्योरम के हिसाब से. यहाँ पुट कर देना, आंसर निकल आएगा. From a survey conducted in a cancer hospital, it is found that 10% of the patients were alcoholic. अल्कोहल वाला है ये, 30% है गुटखा वाला एंड 40% है कोई भी एडिक्शन नहीं है उन लोग का. इफ कैंसर स्ट्राइक 80% ऑफ द स्मोकर, ठीक है, अगर कैंसर वाला 80 स्ट्राइक किया 80% ऑफ द स्मोकर एंड 70% ऑफ अल्कोहल, 50% ऑफ गुटखा च्यूअर and 10% of the non-specific, then estimate the probability that a patient chosen from any one of the above type selected and random is a smoker, is a alcoholic, गुटखा वाला, has no specific addiction. समझ में आया क्वेश्चन, ठीक है. if cancer strike 80% of smoker, 70% of alcoholic, 50% of गुटखा chewers, ठीक है, मतलब ये पता चल गया कि ये कैंसर हॉस्पिटल है. ठीक है, तो इतना इतना लोगों को क्या उनका डिजीज़ उसको पता चला. तो
इन लोग का हमको प्रोबेबिलिटी निकालना है, ठीक है। E1 को ले गए हम स्मोकर, E2 को ले गए अल्कोहलिक, E3 वाला है गुटखा एंड E4 वाला है नो एडिक्शन वाला, तो कैंसर पेशेंट, ठीक है, बोल दिया गया है ये। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, ये आपको बताना ही नहीं पड़ेगा, हम पूरा बता के आपको आ चुके हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो है आपका स्मोकर वाला 10% है ना, 10 30 है फिर 40 है, 10 30 40। ये E2 वाला नो एडिक्शन वाला है कि नहीं, सॉरी अल्कोहलिक वाला है। E2 कहाँ है आपका, 10 30 40, शायद क्वेश्चन रॉन्ग लिख दिया बेटा, थोड़ा देख लीजिएगा प्लीज़। हाँ सॉरी, अब मेरे पास बुक भी नहीं है अभी, तो देखिए, तो आप ऐसे करके ले लेना है ना, स्मोकर वाला, अल्कोहलिक वाला, गुटखा वाला एंड नो हैबिट वाला। तो इनमें से कितना को अटैक किया है डिजीज जो है वो बताया गया है, 80% था, 70%, 50%, फिर 10% करके था, ओके, निकाल दिए। फिर एक एक करके हम E1 का अलग निकालेंगे, E2 का अलग निकालेंगे, E3 का अलग निकालेंगे, E4 का अलग निकालेंगे बाय टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। समझ में आ गया? तो देखिए, ये आपका हो गया स्मोकर वाला, ये आपका हो गया अल्कोहलिक, फिर गुटखा, फिर नो स्पेसिफिक एडिक्शन। समझ में आ गया? ये आप खुद से ट्राई करना, दिस इज होमवर्क फॉर यू, ओके। इसको हम टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम के हिसाब से ऐसे लिख सकते हैं, E1 के जगह E2 पुट करके ये लिख देना इसमें, और ये आपका आंसर आ जाएगा 14/41। और E3 जो है E1 के जगह E3 पुट करके यहाँ पर लिख देना, तो इसका आंसर 15/41। और E1 की जगह E4 करके ये फॉर्मूला इधर लिख दीजिएगा, इसका आंसर आएगा 4/41। समझ में आया? दिस इज होमवर्क फॉर यू, क्योंकि इतना जो समझा दिए हैं हम आपको, ये आपको करने में कोई दिक्कत नहीं आएगा, आई थिंक सो, ओके।